नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का BEE का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को समाप्त करके आज AC फंडामेंटल, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लास्ट चैप्टर है, इसको देखेंगे। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं आइए देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, और दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, और तीसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। इसके बाद चौथा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल क्वांटिटीज़ बाय फेजर डायग्राम, और लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ साइनसॉइडल वेव फॉर्म फॉर एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ एंड इट्स डेरिवेशन। ये इतने टॉपिक हैं इस चैप्टर में जिनको हमको पढ़ना है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज प्रारंभ करते हैं, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। वह राशियाँ जो अपनी परिमाण तथा दिशा दोनों एक निश्चित क्रम में बदलती हुई दोहराती हैं, प्रत्यावर्ती राशियाँ कहलाती हैं। प्रत्यावर्ती राशि का चित्र यहाँ दिखाया हुआ देख सकते हैं। देखिए, इस फिगर से हम लोग समझते हैं कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये y अक्ष का ग्राफ है, इधर y अक्ष है और इधर x अक्ष। तो इधर जो है टाइम दिया हुआ समय, ये टाइम का एक्सिस हो गया t, और ये राशि का परिमाण है, ये y अक्ष पर राशि का परिमाण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब टाइम 0 है, समय 0 है, यहाँ मूल बिंदु से चलना प्रारंभ होता है, तो इसका क्वांटिटीज़ भी 0 है और समय भी 0 है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, देख सकते हैं यहाँ क्वांटिटीज़ बढ़ रही है, इसकी मात्रा बढ़ रही है धीरे धीरे। और यहाँ देखिए, पुनः यहाँ टाइम, इस टाइम पर पहुँचने के बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम मान तक पहुँचा, इसके बाद फिर घट के 0 हो गया। अब दूसरी साइड में, ऋणात्मक साइड में धीरे धीरे बढ़ के यहाँ मैक्सिमम मान तक यहाँ पहुँचा, इसके बाद फिर घटते हुए 0 पहुँच गया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इसका परिमाण पहले तो बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचा, फिर यहाँ से घटते हुए 0 पहुँचा, फिर इस दूसरी साइड में ऋणात्मक दिशा में बढ़ते हुए मैक्सिमम मान तक पहुँचा और पुनः घट के 0 हो गया। तो समय के सापेक्ष इसके परिमाण में जो है परिवर्तन हो रहा है, और दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। दिशा में कैसे, देखिए, पहले इसकी डायरेक्शन, अगर इस यहाँ पर जो है हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचें तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी। जब यहाँ पहुँचा तो थोड़ा इधर, अब फिर यहाँ पहुँचेगी तो इधर, इसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचे तो इधर। तो समय के साथ जो है इसके परिमाण और दिशा दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, जो कि जिसका यह चैप्टर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की क्या होता है। देखिए, जैसे प्रत्यावर्ती राशि में परिवर्तन होता था समय के साथ, उसके परिमाण में परिवर्तन होता था, सेम टू सेम वैसे ही प्रत्यावर्ती धारा में भी उसके परिमाण में समय के साथ परिवर्तन होता है और उसकी दिशा में भी। तो आइए देखते हैं। वह धारा जो अपनी दिशा तथा परिमाण दोनों को एक नियत समय अंतराल पर निरंतर बदलती हुई एक निश्चित क्रम में प्रवाहित हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। उपरोक्त चित्र में 2 में पहले धारा शून्य से प्रारंभ, इस चित्र में दिखाया गया है कि पहले धारा शून्य से प्रारंभ होकर धीरे धीरे अपने अधिकतम मान तक पहुंचती है, और वहां से अब धारा ऋणात्मक दिशा में बढ़ते हुए अपनी अधिकतम ऋणात्मक स्थिति में पहुंचता है, अब पुनः घटते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है।
तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको इस फिगर के माध्यम से अभी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, थ्योरी के रूप में हमने वही लिखा है जो इस चित्र में रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर वाई अक्ष पर ये प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण लिया हुआ और एक्स अक्ष पर समय लिया हुआ है। तो देख सकते हैं जैसे ही यहाँ मूल बिंदु से चलना प्रारंभ होती है तो पहले प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण तो बढ़ते हुए मैक्सिमम मान तक पहुँच रहा है, फिर यहाँ से घटना प्रारंभ होता है, घट के 0 आ जाता है, फिर अगले साइड यानी ऋणात्मक साइड में पुनः बढ़ना प्रारंभ होता है और अधिकतम मान तक पहुँचता है। इसके बाद ये पुनः घटते हुए 0 हो जाता है। इस तरीके की प्रक्रिया अब यहाँ आगे भी निरंतर चलती रहती है ऐसे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। इसी तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी होता है, सेम टू सेम। जैसे प्रत्यावर्ती धारा है वैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। अब देख लेते हैं डीसी करंट क्या होता है, डीसी धारा। अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है उसमें सब हम लोग डीसी के ही बारे में पढ़े हैं, तो डीसी से हम लोग अच्छे तरीके से परिचित होंगे। फिर भी डीसी क्या होता है इसको हम लोग थ्योरी फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए, डीसी धारा वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के सापेक्ष स्थिर रहता है, डीसी धारा या दिष्ट धारा कहलाता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसको भी मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर समय लिया गया है और वाई अक्ष पर इसका क्वांटिटी आई लिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान लेते हैं कि डीसी एम्पियर की जो करंट का मान है एक्स एम्पियर है, तो यहाँ से एक्स एम्पियर है। तो देख सकते हैं जैसे 0 पर भी एक्स एम्पियर है, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम लोग तब भी एक्स एम्पियर ही है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और न ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो डीसी धारा वह धारा होती है जिसके परिमाण और दिशा में जो है समय के सापेक्ष किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह एक स्थिर क्वांटिटी होती है। इसके बाद अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट। तो आइए देख लेते हैं एसी और डीसी करंट में क्या क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहला अंतर क्या है, एसी धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ बदलती रहती है या बदलता रहता है। वहीं डीसी में क्या होता है, डीसी का परिमाण और दिशा समय के सापेक्ष स्थिर रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। सबसे पहला अंतर यही है। देखिए, दूसरा है इसमें जो है आवृत्ति होती है, एसी में आवृत्ति होती है। अभी आवृत्ति क्या होती है इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से जो है ये टॉपिक थोड़ा बाद में होना चाहिए, लेकिन जो है सिलेबस में पहले यही टॉपिक दिया हुआ है तो हम लोग पहले इसी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि आवृत्ति क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है। ये सब बाद में जब पूरा का पूरा हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है डिफरेंस पढ़ने में थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन टॉपिक पहले ही दिया हुआ सिलेबस में तो हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। देखिए, इसमें आवृत्ति होता है और इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आवृत्ति नहीं होता है। तीसरा क्या है, इसमें स्किन इफेक्ट की घटना होती है। स्किन इफेक्ट की घटना आप लोगों को जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। वैसे मैं समझा देता हूँ इसकी स्किन इफेक्ट होता क्या है। देखिए, एसी जो धारा होती है, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो एसी करंट का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये इस कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रभावित ना होकर, मतलब इसमें जो मान लेते हैं यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से ना प्रवाहित होकर केवल देख सकते हैं ये जो ब्लैक भाग है इसको छोड़ देगा। ये वाइट भाग जो है यहाँ से प्रवाहित होगा, केवल सरफेस पर प्रवाहित होगा, इसके अंदर में प्रवाहित नहीं होगा। इसी घटना को एसी में स्किन इफेक्ट बोला जाता है, अर्थात केवल ऊपर करंट प्रवाहित होगा, नीचे अंदर आंतरिक भाग में कंडक्टर के प्रवाहित नहीं होगा। इसी को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। जबकि डीसी में किसी प्रकार का कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता। डीसी धारा जो है कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में प्रवाहित होता है। इसके बाद चौथा अंतर क्या है, एसी का संकेत देखिए कुछ इस तरीके से होता है, साइनोसॉइडल। ये है एसी का संकेत और ये है डीसी का संकेत। इसके बाद
अगला अंतर क्या है, यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों दिशा में प्रवाहित होती है। चूँकि अल्टरनेटिंग टाइप का क्वांटिटी यह अल्टरनेटिंग टाइप का एक क्वांटिटी है, जिसके कारण यह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड में प्रवाहित होता है। लेकिन डीसी में क्या होता है, यह केवल और केवल पॉजिटिव दिशा में प्रवाहित होता है। इसके बाद कुछ और भी अंतर है, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, छठा अंतर क्या है, एसी से बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती प्रकृति का होता है। जो भी अगर चुंबक बनाएंगे हम लोग एसी प्रत्यावर्ती धारा से, वह जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन होता है वैसे वैसे उस मैग्नेट में भी परिवर्तन होगा। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि एसी से बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती प्रकृति का होता है, और इसके सापेक्ष डीसी से बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र स्थिर प्रकृति का होता है, क्योंकि डीसी में किसी प्रकार का फ्लैक्चुएशन नहीं होता, किसी प्रकार का जो है आवृत्ति नहीं होता, तो इससे बना हुआ मैग्नेट भी स्थिर प्रकृति का होगा। सातवां अंतर है, एसी परिपथ में प्रतिबाधा होती है, जबकि डीसी परिपथ में क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब प्रतिबाधा क्या होता है, इसको हम लोग अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एसी का शक्ति गुणक 0 और 1 के बीच होता है, और डीसी का शक्ति गुणक सदैव 1 होता है। ये शक्ति गुणक क्या होता है, इसको भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नौवां अंतर है, एसी में मापक यंत्रों द्वारा एसी का आरएमएस मान पढ़ा जाता है। यदि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, इन सब के द्वारा जो है एसी का आरएमएस वैल्यू रीड किया जाता है, और वही जो है हमको प्राप्त होता है आरएमएस वैल्यू। जबकि डीसी में क्या होता है, डीसी में सदा औसत वैल्यू पढ़ा जाता है रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। देखिए, सबसे लास्ट अंतर क्या है, समान मान की एसी धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा डीसी धारा की तुलना में कम होती है। अगर किसी रेजिस्टेंस में 10 एम्पियर की जो है एसी धारा प्रवाहित की जाए, और उसी रेजिस्टेंस में 10 एम्पियर की डीसी धारा प्रवाहित की जाए, तो जो एसी धारा द्वारा उत्पन्न उस रेजिस्टेंस में ऊष्मा होगी वो डीसी की तुलना में कम होगी। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर डीसी में क्या होता है, उत्पन्न ऊष्मा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इस तरीके से एसी और डीसी में अंतर हमारा समाप्त हो गया है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का उत्पादन की जनरेशन कैसे होता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अभी पिछले चैप्टर हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन में ही पढ़े थे कि जो है किसी भी प्रकार के विद्युत वाहक बल का उत्पादन 2 तरीके से किया जाता है, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। तो प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पादन डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अर्थात रोटेशन से उत्पन्न होता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, इसीलिए इसको डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। जिसे उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली को एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जिससे कुंडली में एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अथवा किसी स्थिर कुंडली के साथ संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को घुमाकर प्रत्यावर्ती ईएमएफ उत्पन्न करा सकते हैं। देखिए, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, इसको उत्पन्न कराने के 2 तरीके होते हैं। ये पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी भी मैं बता देता हूँ कि इसको 2 तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। पहला जो है, किसी कुंडली को किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घुमा दिया जाए या लगातार घुमाते रहा जाए, तो इंड्यूस होता है एसी प्रत्यावर्ती धारा, या तो कुंडली को स्थिर रखा जाए और उससे परिबद्ध यानी उससे लिंक्ड फ्लक्स में लगातार परिवर्तन किया जाए, तब जाके उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही 2 तरीके हैं प्रत्यावर्ती धारा उत्पादन के। यही बात यहाँ पर थ्योरी फॉर्म में लिखी हुई है। तो आइए देखते हैं जो है हम लोग कैसे अल्टरनेटिंग करंट का उत्पादन करते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक फिगर दिया हुआ है, इसे समझते हैं। देखिए, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस हैं, जिनको ऊपर से नीचे आते हुए दिखाया गया है, और इसमें एक कंडक्टर जो है रखा हुआ है, या कुंडली कह लीजिए, कुंडली रखा हुआ है।
तो इस कुंडली को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाए, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाए और इसमें n फेरे हों, तो देखते हैं क्या होता है। माना कोई n फेरों वाली कुंडली किसी b फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। यदि t समय पश्चात कुंडली x अक्ष से थीटा कोण पर स्थित हो तो इस स्थिति में कुंडली के तल के लंबवत कुल फ्लक्स माना फाई है। तो फाई बराबर होता फाई m cos थीटा। देखिए ये कैसे आया, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा कुंडली रखा हुआ है, किसी समय ये एक्स अक्ष के साथ ये थीटा कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, तो ये हो गया इसका कुंडली का एक्सिस और ये हो गया एक्स अक्ष। इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा कोण बना हुआ है। तो हम लोग जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ के संदर्भ में लेते हैं, जैसे कुंडली का जो तल होता है, कुंडली का तल होता है, उसके लंबवत जो है चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा हमारा कुंडली का एक्सिस और ये रहा हमारा कुंडली के तल का वेक्टर। ये कुंडली के तल का वेक्टर है जो कुंडली के लंबवत होता है। तो इस दिशा में जो है, इस दिशा में इस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। देखिए ये थीटा कोण है, तो ये फ्लक्स लाइन है और ये हो गया कुंडली के तल का वेक्टर। इसके बीच भी थीटा कोण ही बनेगा, थीटा कोण बनेगा। तो इस दिशा में जो ये फाई का वेक्टर आएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये फाई है हमारा, इसी को मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन कहते हैं, जो देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये वेक्टर। तो इसका इस दिशा में जो घटक होगा फाई m cos फाई होगा, फाई m cos फाई होगा, जो इस कुंडली के तल के लंबवत होगा। इसी को यहाँ पर लिया गया है। देखिए फाई बराबर फाई m cos फाई, इतना फ्लक्स जो है कुंडली के तल के लंबवत होगा। इसी को हम लोग देखिए थीटा बराबर, अगर कोणीय वेग ओमेगा है तो इसको हम लोग फाई बराबर फाई m ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा बराबर ओमेगा टी ही होता है। ठीक, तो ये समीकरण दोनों बराबर हैं। कुंडली में n फेरे हों अतः कुंडली से ग्रंथित फ्लक्स, यदि कुंडली में n फेरे हैं, पहले ही यहाँ लिखा जा चुका है कि कुंडली में n फेरे हैं, तो n फाई बराबर होगा n फाई m cos ओमेगा टी। इतना फ्लक्स है हमारे पास। अब जो है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार क्या बोला गया था कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इसको यहाँ पर रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एन फाई एम कोस ओमेगा टी, क्योंकि एन फाई का मान क्या है, एन फाई एम कोस ओमेगा टी। ठीक, अब इसको जो है डी टी के सापेक्ष इसको अवकलित करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये n जो है n फाई m, ये क्या होता है, ये अचर है, इसको बाहर ले लेंगे और ये वहाँ पर जो cos ओमेगा टी था, cos ओमेगा टी का जो है अवकलन क्या होगा, sin ओमेगा टी, और ओमेगा का पुनः जो है अवकलन करेंगे तो ओमेगा ही आएगा। तो इस तरीके से ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये माइनस माइनस गुणा होके n फाई m ओमेगा sin ओमेगा टी, ये ई का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा हमको। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये समीकरण 1 है, इसका मान अधिकतम, इस ई का मान अधिकतम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा का जो है, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 ही होता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो ये ओमेगा टी जब 90 पहुँच जाएगा तो साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ई हमारा मैक्सिमम मान प्राप्त कर लेगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसको अगर ई के मैक्सिमम मान को हम ई एम लिखें तो ई एम बराबर हो जाएगा, जब साइन ओमेगा टी का मान 1 हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन फाई एम ओमेगा।
ये EM हो गया। अब इस EM को इस समीकरण में हम लोग रख देंगे। देखिए यहाँ पर, क्योंकि EM बराबर n फाई m ओमेगा होता है, ये बात यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इस पूरे टर्म को हटाकर EM लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर उसको हटा के E बराबर EM साइन ओमेगा t रख दिए, क्योंकि EM बराबर क्या होता है n फाई m ओमेगा, इसको हटा के हम लोग EM लिख दिए। तो यही क्या होता है, हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मानक रूप होता है। ये क्या है, वोल्टेज के फॉर्म में। अगर ये इसी को जो है धारा के फॉर्म में लिखा जाए तो I बराबर IM साइन ओमेगा t हो जाता है। यही हमारा प्रत्यावर्ती धारा का स्टैंडर्ड समीकरण है, मानक समीकरण है। इसी के आधार पे अनेक मानक समीकरण निकलते हैं, जिसको हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।